हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा, इस क्लास में हम लोग लैब टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा हम लोग पहले करते थे, डिटेल डिस्कशन यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का होगा। ये जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि एमपी ग्रुप 5 का एग्जाम डेट, एग्जाम कैलेंडर आउट हो गया है। फरवरी में आपका एग्जाम होगा। आपका एम्स गोरखपुर का एग्जाम आने वाला है। ऐसे कई सारे लैब टेक्नीशियन के एग्जाम आने वाले हैं। तो ये क्लास सभी लैब टेक्नीशियन वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम लोग डिटेल एनालिसिस के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जो लोग मेरे भाई पहली बार इस क्लास में आए हैं, इस क्लास को कंप्लीट करिएगा, और जो लोग हमसे जुड़े हैं वो लोग जानते हैं कि कैसे यहाँ पर क्लासेस कराई जाती हैं। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूँ चैनल पर। मेरे भाई पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा और समझिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि क्वेश्चन देखा, आंसर कर लिया, बस हो गया, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन बोल रहा है विच मेथड इज नॉट, लिखा है विच मेथड इज नॉट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ HbF। यहां पर ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन में ये बोला गया है कि कौन सा मेथड नहीं है जो HbF को ना बता सके। ठीक है, जो डिटेक्ट ना कर सके HbF को। ठीक है, और ये HbF क्या होता है, अब ये बताइए HbF क्या है। ठीक, विच मेथड इज नॉट यूज फॉर डिटेक्ट ऑफ HbF। ठीक, HbF क्या होता है, ये होता है फीटल हीमोग्लोबिन। क्या होता है, फीटल हीमोग्लोबिन होता है। हमारी बॉडी में तीन टाइप का हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एक तो होता है मेजर, दूसरा होता है माइनर, और तीसरा कौन सा होता है, फीटल हीमोग्लोबिन होता है, जिसको डिनोट करते हैं HbF से। मेजर को किससे डिनोट करते हैं, माइनर को किससे डिनोट करते हैं, आइए देखिए। देखिए क्या बताया, तीन प्रकार का नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है। एक होता है HbA1, दूसरा होता है HbA2, और तीसरा होता है HbF। ठीक, ये होता है मेजर, या इसको बोला जाता है एडल्ट हीमोग्लोबिन। ये होता है माइनर, और ये है HbF। कैसा है, इसको बोलते हैं फीटल हीमोग्लोबिन। मेजर का मतलब क्या है, ये बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो यहां से ये पता चल गया कि ये हीमोग्लोबिन होते हैं और डिनोट इससे करते हैं। ठीक, अब ऑप्शन की ओर आइएगा। पहले नंबर पर लिखा है कैलाइहोर बेटके टेस्ट। ये क्या होता है, ये डिटेक्ट करता है HbF को या नहीं, आइए समझते हैं, इस टेस्ट के बारे में समझते हैं। कैलाइहोर बेटके जो टेस्ट है, इसमें क्या होता है, देखिए ये जो टेस्ट होता है इसको एक और नाम देते हैं एसिड इल्यूशन टेस्ट। ठीक, ये कह सकते हैं एसिड इल्यूशन टेस्ट बोला जाता है। इसमें क्या होता है, पेरिफेरल ब्लड फिल्म बनाते हैं PBF। इस PBF को फिक्स करते हैं किससे, एथेनॉल से। एथेनॉल से फिक्स करने के बाद में सिट्रेट एसिड बफर में डालते हैं। जब इसको सिट्रेट एसिड बफर में डालते हैं तो क्या होता है, जो भी मेजर हीमोग्लोबिन होता है HbA1, ठीक है, वो क्या होता है, वो इल्यूटेड हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, एडल्ट हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, और जो HbF होता है, फीटल हीमोग्लोबिन होता है, वो बना रहता है। ठीक है, वो क्या होता है, बना रहता है। उसके बाद में इसको स्टेन करते हैं। जब इसको स्टेन किया जाता है तो यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहीं पर क्वेश्चन ये बनता है, HbF तो स्टेन हो जाता है, लेकिन ये जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है ये स्टेन नहीं होता है। तो ये कैसा दिखता है, घोस्ट लाइक दिखता है। कैसा, घोस्ट लाइक दिखता है। ठीक है, घोस्ट लाइक अपीयरेंस इसका दिखता है आफ्टर स्टेनिंग। ठीक, तो यहां से आपको ये समझ में आया कि HbF ये
कैलाइहॉर बेट के टेस्ट जो है ये HbF को डिटेक्ट कर पा रहा है, बता पा रहा है। तो ए तो ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, ए ऑप्शन हो गया। दूसरा क्या लिखा हुआ है, HPLC। HPLC क्या होता है? HPLC का फुल फॉर्म क्या है? HPLC का फुल फॉर्म है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और इसका प्रयोग करते हैं यूज टू डिटेक्ट ऑल टाइप हीमोग्लोबिन, ठीक है, चाहे वो HbS हो गया, HbF हो गया, HbA1 हो गया, ठीक है। तो यहां से आपको ये पता चल गया फीटल हीमोग्लोबिन के लिए HPLC भी किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन भी ये बात सही है, इसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर ऑप्शन लिखा हुआ है सिकलिंग इन होल ब्लड। सिकलिंग इन होल ब्लड बेसिकली क्या है? सिकल सेप का हीमोग्लोबिन जिसको कहते हैं HbS, क्या बोलते हैं इसको? बोला जाता है HbS। एक टाइप का हीमोग्लोबिन होता है, ये डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, जो बीटा चेन होती है उसमें डिफेक्ट हो जाता है 6th पोजीशन पर। तो ऐसे हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं? सिकल हीमोग्लोबिन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात आती है फ्लो साइटोमेट्री। क्या है? फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री में क्या होता है? फ्लो साइटोमेट्री में मेरे भाई ये जो है आइडियल मेथड है, ठीक। ये क्या है? ये आइडियल मेथड है, या इसको बोल दे स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है। क्या है? स्टैंडर्ड मेथड है, या इसको बोले स्टैंडर्ड मेथड है। किसके लिए? स्टैंडर्ड मेथड है फीटल मैटरनल हेमोरेज के लिए, ठीक। तो यहां पर भी जो है HbF के बारे में पता चल रहा है। तो आपने क्या देखा, ठीक, क्या देखा? A, B और D, इन तीन ऑप्शन में यहां से तीनों से ही हम HbF को डिटेक्ट कर सकते हैं, और जो C ऑप्शन है इसमें नहीं कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो यहां से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो यहां से मेरे भाई C ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक। यही पूछा गया कौन नहीं है, तो आप मेरे भाई बता सकते हैं कि इससे नहीं कर सकते हैं। सभी के बारे में आप समझ गए। कैलाइहॉर बेट के टेस्ट आप समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है, एथेनॉल से फिक्स करते हैं, सिट्रेट एसिड बफर का प्रयोग करते हैं। और ये कैलाइहॉर बेट के टेस्ट जो है ये क्या बताता है? ये दो चीजें बताता है। ये बताता है फीटल मैटरनल हेमोरेज को भी बताता है, और HbA और HbF के डिफरेंशिएट भी करता है। तो ये दो चीज बताता है। क्या क्या दो चीज बताता है? नंबर 1, फीटल मैटरनल हेमोरेज को बताता है। नंबर 2 क्या बताता है? HbA और HbF, ठीक, इन दो को डिफरेंशिएट करता है। तो HbA HbF इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा फीटल मैटरनल हेमोरेज को बताता है। तो एक क्वेश्चन से आपने क्या क्या यहां पर समझा? एक क्वेश्चन से हीमोग्लोबिन के बारे में आपने जाना, एक क्वेश्चन से आपने जो है कैलाइहॉर बेट के टेस्ट के बारे में समझा, एक क्वेश्चन से आपने जो है HPLC का प्रयोग समझ गए, एक क्वेश्चन से आपने फ्लो साइटोमेट्री से ये समझा कि स्टैंडर्ड मेथड कौन सा होता है फीटल मैटरनल हेमोरेज के लिए। तो आपने 5 से 6 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से समझ लिए। तो इस तरीके से मेरे भाई यहां पर क्लास होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो HbF होता है फीटल हीमोग्लोबिन होता है, एम्स सीआरई 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसमें ये जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है ये किनके मिलने से बनता है, ठीक। जैसे अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, ये पूछा गया था क्वेश्चन।
आप हमें कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपको बताएं मेरे भाई, अभी जो है बैच पर ऑफर चल रहा है। जो लोग डिटेल में बेहतरीन तरीके से डिटेल थ्योरी के साथ में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। बेसिक से थ्योरी रहेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहेगी, क्लास नोट्स पीडीएफ उसमें आपको मिलेंगी जिनको आप डाउनलोड करके प्रिंट कर पाओगे। टेस्ट सीरीज भी रहती है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैच का लिंक है, ठीक। अभी ऑफर चल रहा है बैच में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपका ब्लैक वाटर फीवर। क्या लिखा हुआ है? ब्लैक वाटर फीवर जो है कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद, किससे जुड़ा हुआ है, ठीक। चार ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है। ब्लैक वाटर फीवर पूछा गया है। देखो मेरे भाई, ये प्लाज्मोडियम की चारों स्पीसीज यहां पर लिखी हुई है। तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाए कि मोस्ट लीथल कौन सी है, घातक कौन सी है। तो जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होती है वो क्या होती है, मोस्ट लीथल होती है, घातक होती है, ठीक है। एक बात हो गई। दूसरा लिखा हुआ है ब्लैक वाटर फीवर। ये जो ब्लैक वाटर फीवर होता है इसमें क्या होता है, इसमें आपको सडन जो है इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस देखने को मिलेगी, एंड फॉलोड बाई, और क्या होगा, फॉलोड बाई आपको यह भी देखने को मिलेगा जो यूरिन है डार्क कलर का देखने को मिलेगा, ठीक है। फीवर आपको देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ हीमोग्लोबिनोयूरिया। तो ये आपको कंडीशन देखने को मिलेगी इस ब्लैक वाटर फीवर में। ये किसकी वजह से देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की वजह से, ठीक है। मोस्ट लीथल होता है ये, मोस्ट लीथल स्पीसीज है, ठीक है, प्लाज्मोडियम की। उसके साथ साथ इसमें एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की गैमेटोसाइट स्टेज होती है, उसका शेप कैसा होता है। इससे एग्जाम में अभी एमसीआरई में पूछा गया, अभी आपका जो है पीजीआई चंडीगढ़ में पूछा गया ये क्वेश्चन सेम, कि गैमेटोसाइट का शेप क्या होगा। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में जो गैमेटोसाइट का शेप होता है वो क्रिसेंट या फिर बनाना शेप, क्रिसेंट या बनाना शेप की आपको देखने को मिलती है, ये आपको देखने को मिलता है। तो यहां से इसका जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज नॉट काउंटेड बाय मैन सेल काउंटिंग यूजिंग द न्यूबार चैम्बर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा जो है नॉट काउंटिंग बाय द मैन, जिसको जो है मैन के द्वारा काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है, सेल काउंटिंग यूजिंग द न्यूबार चैम्बर। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ए लिखा हुआ है सीएसएफ सेल, दूसरा है स्पर्म सेल, तीसरा है ब्लड सेल, चौथा है CD34 प्लस पॉजिटिव सेल, ठीक। बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आपको इसको नहीं समझ पाएंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, वरना आप देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, ठीक है। पहले समझते हैं न्यू बार चैम्बर, यूजिंग द न्यू बार चैम्बर। न्यू बार चैम्बर को एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हीमोसाइटोमीटर, ठीक है। क्या कहते हैं, हीमोसाइटोमीटर बोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें हम लोग काउंटिंग करते हैं, जो हमारा न्यूबार चैम्बर होता है उसमें अलग अलग तरीके की चीजें डालते हैं, चार्ज करते हैं और हम लोग काउंटिंग करते हैं। सभी को पता है, आरबीसी देखते हैं, डब्ल्यूबीसी देखते हैं, प्लेटलेट देखते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग उसमें देखते हैं, ठीक। स्पर्म देखते हैं, सब कुछ उसमें देखते हैं जो भी देखने लायक है, ठीक है। आगे देखिए, काउंटिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो मोस्टली आपकी न्यूबार चैम्बर में, ठीक, देखी जाती हैं। अब ये जो हीमोसाइटोमीटर होता है, ठीक, न्यू बार चैम्बर, इसमें आपकी क्या होती है, ऐसे थिक कांच की स्लाइड होती है, और शेप की बात करें तो एच शेप, कैसी,
एच शेप की बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपका हीमोसाइटोमीटर होता है वो कैसा होता है, एच शेप का होता है। इसकी खोज किसने की थी वो भी आप लिख लीजिएगा। इसकी खोज की थी, डिस्कवरी की थी लुइस चार्ल्स माल्सेज, ठीक, इसकी डिस्कवरी की थी। अब देखिए जो काउंटिंग ग्रिड होती है, ऐसे ये आपकी जो है न्यूबार चैम्बर होता है, ठीक। काउंटिंग ग्रिड की बात करें, इसमें क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे जब भी माइक्रोस्कोप में देखे होंगे तो ऐसे क्या होते हैं, 9 बड़े कॉलम होते हैं, ठीक, इस तरीके से 9 बड़े कॉलम होते हैं, जिसमें से ये जो बीच वाला होता है ये बटा हुआ होता है 25 स्क्वायर में। ये जो बीच वाला होता है वो बटा होता है 25 स्क्वायर में। ये जो 25 स्क्वायर में बटा होता है, इसके बाद में इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे इस 25 में से एक स्क्वायर को, तो ये फर्दर डिवाइड होते हैं 16 स्क्वायर में, ठीक है, फर्दर डिवाइड होते हैं 16 स्क्वायर में। उसके बाद में बात करें इसके लेंथ की, तो ये जो काउंटिंग ग्रिड होता है ये होता है 3 mm इस साइड, ठीक, और 3 mm ये भी साइड होती है, ठीक, दोनों साइड हो गया। अब 3 mm ये साइड हो गई, 3 mm ये साइड हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक स्क्वायर, जो ये सब डिवीजन में 9 स्क्वायर हैं, इनमें से एक की कितनी विथ होती है, तो भाई अगर ये 3 हैं बराबर बराबर डिवाइड है तो इसकी कितनी होगी विथ, 1 mm होगी, ठीक है। 1 mm होगी इसकी विथ, ठीक है। ऐसे इसकी भी 1 mm, इसकी भी 1 mm, इसकी भी 1 mm, ऐसे ऐसे 1 mm सबकी हो गई, ठीक। ये जो 9 हमारे सब डिवीजन में 9 स्क्वायर हैं उनकी कितनी विथ होती है, 1 mm होती है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर ये जो कॉर्नर के 4 स्क्वायर दिख रहे हैं ये कितने में डिवाइड होते हैं, ये ऐसे ऐसे 16 में डिवाइड होते हैं, कितने, 16 स्क्वायर में डिवाइड होते हैं। ये आप बात समझ गए किसके बारे में है, ये न्यूबार चैम्बर के बारे में बात हो गई। तो यहां पर मैंने आपको बताया, चाहे वो सीएसएफ की सेल की बात हो, ठीक, सीएसएफ में आपको सेल देखनी हो, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ठीक, ये सब चीजें, स्पर्म सेल देखना हो, ब्लड सेल देखना हो, ठीक, तो ये सभी की सभी चीजें आप किसमें देखते हैं, न्यूबार चैम्बर में देखते हैं। फिर लिखा है CD34 पॉजिटिव सेल। जो CD34 पॉजिटिव सेल है ये आप जानते हैं फ्लो साइटोमेट्री, ठीक, ये कहां पर आपको देखने को मिलती है, फ्लो साइटोमेट्री में देखने को मिलती है, मार्किंग की जाती है। तो यहां से क्या होगा हम लोग हीमोसाइटोमीटर में CD34 पॉजिटिव सेल नहीं बता सकते हैं, तो यहां से डी ऑप्शन इसका क्या होगा मेरे भाई, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। ये छोटे छोटे जो भी डेटा हैं इनको आप लिखिए, ये जो डेटा है आप इनको जरूर तैयार कीजिएगा क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे डिस्कवरी हो गया, सेप हो गया, ये हमने 25 स्क्वायर बताया जिसमें डिवाइड होते हैं 16 स्क्वायर में, 3 mm 3 mm 16। अब देखो क्या होता है, एग्जाम में आपको लगता है कि कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सिर्फ आपको लगता है, वहम इसको मान के चलिए। 70 क्वेश्चन आपके आते हैं, 70 क्वेश्चन जो भी आते हैं आप देखोगे इसमें से 55 क्वेश्चन आपके बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बेसिक, जिनको मैं बेसिक कह रहा हूं। और हमेशा गलती क्या होती है एग्जाम में, जब आप गलत करके चले आते हैं, जब आते हैं बाद में मिलाते हैं तो देखते हैं कहते हैं अरे यार ये तो गलत हो गया, ये लगा दिया मैंने इसका आंसर तो ये होना चाहिए। तब तो आपको किसी ने बताया नहीं, कहीं से आंसर आपने देखा नहीं, फिर भी आपने बता दिया ये मुझसे गलत हो गया। तो मेरे भाई इस बात को समझिएगा कि एग्जाम में सारे के सारे कठिन क्वेश्चन नहीं आते, और कभी पेपर ऐसा सेट हो गया उसकी बात अलग है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से आते हैं, और हम लोग फंसे कहाँ रहते हैं, 25 क्वेश्चन जो कठिन आएंगे, 20 कठिन आएंगे, उनको कर ले उनको कर ले। अरे भाई जो 55 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, उनको बेहतरीन कर लो, उतने में सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ गामा ग्लोबिन्स। गामा ग्लोबिन्स का जो है मेन फंक्शन क्या होता है, अगर आपको इनका दूसरा नाम पता है तो आप इसको तुरंत आंसर कर देंगे। जो हमारी गामा ग्लोबिन्स होती हैं ये क्या होती है, इनको ही बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स।
और ये जो हमारी इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं ये क्या करती हैं, इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करती हैं। तो ऑप्शन में देखिए, टू ट्रांसपोर्ट विटामिन, नहीं। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, नहीं। प्रोवाइड इम्यूनिटी, हाँ मेरे भाई, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं बाई एक्टिंग एज एंटीबॉडी। तो यहां से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है ब्रूटान टायरोसिन काइनेज डिफिशियंसी इज एसोसिएटेड विद, ब्रूटान टायरोसिन डिफिशियंसी इज एसोसिएटेड विद, ये आपका पीजीआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, एससीआईडी, एक्स लिंक एगामा ग्लोबिनोमिया, हाइपर आईजीएम सिंड्रोम, विस्कॉट एल्डरिच सिंड्रोम। इनमें से कौन सा होगा जो पूछा गया है, ब्रूटान टायरोसिन काइनेज डिफिशियंसी एसोसिएटेड विद। आइए समझते हैं एससीआईडी क्या है। एससीआईडी क्या है, इसका फुल फॉर्म है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी। अब देखो लिखा हुआ है सीवियर, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी। इससे एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें आप जानते हैं मेनली टी सेल और बी सेल हेल्प करती हैं। तो यहां पर क्या है, इम्यूनोडिफिशियंसी है, वो भी सीवियर। तो इसमें क्या होगा, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी, इसमें यही होगा कि जो हमारी टी सेल हैं और बी सेल हैं, इन्हीं की क्या हो जाए, कमी हो जाए, इन्हीं का फॉर्मेशन ना हो, ये बने ना। ठीक है, तो इनएबिलिटी टू मेक, ठीक, हमारी बॉडी इन्हीं को नहीं बनाएगी। ठीक, उसके बाद में लिखा हुआ है एक्स लिंक एगामा ग्लोबिनोमिया। इसमें क्या होता है, ये भी एक प्रकार का मेरे भाई क्या है, इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर है। इस इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर में क्या होता है, जो हमारी मैच्योर बी सेल होती है और एंटीबॉडी होती है, उनका क्या होता है, कमी हो जाती है, लैक हो जाता है। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं लैक ऑफ मैच्योर बी सेल्स एंड एंटीबॉडी। ठीक है, और ये जो एक्स लिंक एगामा ग्लोबिनोमिनिया है, ये ब्रूटान टायरोसिन काइनेज डिफिशियंसी से एसोसिएटेड है। तो यहां से मेरे भाई बी वाला ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिएगा अगला क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है हाइपर आईजीएम सिंड्रोम। नाम से देखो हाइपर का मतलब क्या है, अधिक, आईजीएम जो हमारी इम्यूनोग्लोबिन एम है वो क्या हो, हाइपर एक्टिव हो जाए। इस सिंड्रोम में क्या होता है, मेनली मेरे भाई इस सिंड्रोम में होता है ये जो हमारी आईजीजी है, आईजीए है और आपकी आईजीई है, ये क्या हो जाए, बहुत ही कम या फिर इनएक्टिव हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, एकदम इनएक्टिव हो जाए या अब्सेंट हो जाए। ठीक, इसमें क्या हो जाती हैं, अब्सेंट हो जाती हैं या इनएक्टिव हो जाए। और जो आईजीएम है, ये जो आईजीएम है इसमें क्या होती है, हाइपर एक्टिव हो जाती है। ठीक है, क्या होती है, हाइपर एक्टिव हो जाती है। ठीक, इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर आईजीएम सिंड्रोम। उसके बाद में लिखा हुआ है विस्कॉट एल्डरिच सिंड्रोम। ये भी एक प्रकार का इम्यूनोडिफिशियंसी है। ठीक है, ये भी एक प्रकार की क्या है, इम्यूनोडिफिशियंसी है, एक टाइप की ये इम्यूनोडिफिशियंसी है। इसमें क्या होता है मेरे भाई, आपका थ्रम्बोसाइटोपिनिया, एक्जिमा, थ्रम्बोसाइटोपिनिया, एक्जिमा, ये सब आपको देखने को मिलता है इसमें। ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार की इम्यूनोडिफिशियंसी है और एक्स लिंक्ड डिजीज है। क्या है, एक्स लिंक्ड डिजीज है। तो यहां से आपका बी ऑप्शन मेरे भाई राइट हो जाएगा। थोड़ा सा चीजों में समय लग रहा है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं तो पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
आपका ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन आपको पीजीआई में देखने को मिलेंगे और एम्स में कभी कभार पूछ भी देता है, ठीक है। तो ये हो गया यहां से आपका क्वेश्चन। विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम और एससीआईडी आप ध्यान रखिएगा। ब्रूटान काइनेज डिफिशियंसी जो है आपकी, ब्रूटान टायरोसिन काइनेज डिफिशियंसी, ये एसोसिएटेड है एक्स लिंक्ड एगामा ग्लोबिनोमिया से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है मैक्रोफेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। जो हमारी मैक्रोफेज होती हैं वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं इन फाइगोसाइटोसिस। एकदम सही बात है। बच्चड़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ध्यान रखिएगा, मैक्रोफेज होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल परफॉर्म सेम फंक्शन इन प्लाज्मा। इन चार में से कौन सी ऐसी हैं जो सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं, किसमें, प्लेसेंटा में, सॉरी क्या लिखा है, प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा जो होता है उसमें सेम फंक्शन कौन परफॉर्म करता है आपको बताना है। प्लेसेंटा आप जानते हैं जब जो है क्या नाम है आपका जाइगोट आकर जो है यूट्रस से चिपक जाता है, उसके बाद प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। वो प्लेसेंटा क्या है, मदर और बेबी के लिए कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा में आपको बताना है मैक्रोफेज, ठीक है। फाइगोसाइटोसिस के लिए मैक्रोफेज कौन सी होती है। ए ऑप्शन है माइक्रोग्लिया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है डस्ट सेल, तीसरा है हाफबाउर सेल और चौथा है कुफर सेल, ठीक। अब इनमें से आप बताइए किनके किनके बारे में जानते हैं। ये जो हमारी कुफर सेल होती हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, फाइगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है कुफर सेल लीवर में पाई जाती हैं। तो डी ऑप्शन तो होने से रहा, काट देंगे। बी ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ, डस्ट सेल। ये जो डस्ट सेल होती है फाइगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये हमारे लंग्स में पाई जाती हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन होने को रहा। फिर लिखा है माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया जो होती हैं सेल्स हमारी, ये भी एक प्रकार की क्या है, मैक्रोफेज हैं, फाइगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो हमारे ब्रेन में पाई जाती हैं, ठीक है। इनका नाम बस बदल जाता है, जब ये ब्रेन में फंक्शन कर रही हैं इनको बोलते हैं माइक्रोग्लिया, ठीक, ब्रेन में पहुंच जाती है। तो ये भी नहीं होगा, ए ऑप्शन भी। अब बचता कौन सा है मेरे भाई, बचता है आपका सी ऑप्शन, हाउबर सेल्स, ठीक। तो यहां से सी ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो जब कभी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हो, ठीक, तो ये मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। जिन जिन के बारे में हमें पता है उनको पहले हम लोग देख लेंगे कि ये तो नहीं होंगे, उनको काट देंगे, फिर जो बचेगा आपके बाद में वही आपका आंसर बैठ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है मेजर एडल्ट हीमोग्लोबिन हैज द स्ट्रक्चर। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, मैंने पीछे ही आपको पढ़ाया है, पहले ही जो है क्वेश्चन था उसमें आपको बताया कि जो मेजर हीमोग्लोबिन होता है यानी एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है, उसको किससे डिनोट करते हैं, कौन होता है, वो होता है HbA1। कौन होता है, HbA1 होता है। उसी का स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं, कैसे, उसमें जो है स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, कौन सी चेन होती है, अल्फा बीटा चेन होती है, अल्फा डेल्टा होती है या फिर अल्फा गामा होती है, ठीक, यही पूछा गया आपसे। आइए, एक क्वेश्चन भी स्टार्टिंग में ही हमने आपसे पूछ लिया था HbF के बारे में, तो आइए देखिए जो हमारा, पहले तो ये समझिए जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन अल्फा चेन होती है और बीटा चेन होती है, ठीक। अल्फा चेन और बीटा चेन की सिंथेसिस किन क्रोमोसोम से होती है, आइए समझिए। ये है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारा बना हुआ होता है अल्फा और बीटा चेन से, ठीक है, अल्फा और बीटा चेन से। और अल्फा चेन की जो सिंथेसिस होती है वो होती है क्रोमोसोम नंबर 16, ठीक। और जो बीटा चेन की सिंथेसिस होती है वो क्रोमोसोम नंबर 11 से होती है, ठीक है। ये बात हो गई। अब देखिएगा जो हमारा एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है उसमें होती है 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन, ठीक है। मेजर हीमोग्लोबिन जिसको कह रहे हैं HbA1। फिर बात आती है किसकी, फिर बात आती है माइनर हीमोग्लोबिन की, ठीक। माइनर हीमोग्लोबिन में क्या होता है, 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 डेल्टा चेन होती हैं जिसको डिनोट करते हैं HbA2 से। फिर किसकी बात आती है, फिर बात आती है HbF, फीटल हीमोग्लोबिन की बात आती है जिसमें 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 गामा चेन होती हैं, जिसको आप लिखते हैं HbF, लिख देते हैं, इसको फीटल हीमोग्लोबिन बोलते हैं,
फीटल एचबी लिख देता हूं, ठीक, ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं माइनर हीमोग्लोबिन, माइनर एचबी, और ये होता है मेजर हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये आपका एमसीआरई 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों से, ठीक, जिनमें हमेशा गलती हो जाती है। तो यहां से पूछा गया था किसका स्ट्रक्चर, मेजर एडल्ट हीमोग्लोबिन का, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये बना होता है 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सुनो, आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं हम लोग, पीछे अभी पढ़ा था एक HbS, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं, ये तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात हो गई। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कौन से होते हैं, उसमें क्या होता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। जो हमारे एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, सबसे पहले बात करेंगे HbS की, ठीक है। HbS की बात करेंगे। HbS जो होता है सिकल सेल हीमोग्लोबिन, सिकल सेल हीमोग्लोबिन होता है, ठीक, इसको कहते हैं। क्यों इसको सिकल सेल हीमोग्लोबिन बोलते हैं, क्योंकि इसमें डिफेक्ट हो जाता है। जो क्या होती है, बीटा चेन, क्या होती है, बीटा चेन होती है उसके 6th पोजीशन पर, बीटा चेन के 6th पोजीशन पर क्या होता है, बीटा चेन के 6th पोजीशन पर मेरे भाई यहां पर अमीनो एसिड होते हैं। जैसे यहां पर जो होता है वो होता है आपका ग्लूटामिक एसिड। 6th पोजीशन पर क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, और इस ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलीन आ जाता है। ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह पर क्या होता है, वैलीन आ जाता है, ठीक। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलीन आ जाता है। ऐसे जो है हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं, सिकल सेल हीमोग्लोबिन बोलते हैं। एक और होता है, कौन होता है, जिसको बोलते हैं HbC, इसको क्या कहते हैं, कूलेज हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ऐसे हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं, कूलेज हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है ग्लूटामिक एसिड की जगह पर, देखो इसमें भी जो बीटा चेन होती है उसके 6th पोजीशन पर भी यही दिक्कत आती है। और इसमें क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पर लाइसीन आ जाता है। ग्लूटामिक एसिड जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है किसके द्वारा, लाइसीन के द्वारा। तो ये क्या है, ये है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। और मेरे भाई चाहे HbS की बात हो चाहे वो HbC की बात हो, बीटा चेन के 6th पोजीशन पर डिफेक्ट हो जाता है। ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलीन आ जाता है, ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन में होता है। और ग्लूटामिक एसिड की जगह पर अगर लाइसीन आ जाता है तो कूलेज हीमोग्लोबिन बोलते हैं, HbC, ठीक है। आगे बढ़िए। अब क्वेश्चन है आपका, डाइजार्ज सिंड्रोम, क्या लिखा हुआ है, डाइजार्ज सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद डिलीशन ऑफ, ये किससे एसोसिएटेड है, विद द डिलीशन ऑफ, डिलीट हो जाता है। क्या डिलीट हो जाता है, ये किससे रिलेटेड है, ये क्रोमोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछ रहे हैं कि क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो डाइजार्ज सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन दिए गए 21q11, 19q11, 10q11, 22q11। समझिए क्रोमोसोम क्या होता है, ठीक है, यहीं से देखते हैं क्रोमोसोम। हमारे अंदर क्या होते हैं, हमारे अंदर जो है कितने, 23 जोड़ी, ठीक, यानी 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं। जिनमें से बात की जाए 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। 22 पेयर कैसे होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। प्लस जो एक जोड़ी बचते हैं वो कैसे होते हैं, एक्स वाई जिनको लिख रहे हैं ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ये डिसाइड करते हैं मेल होगा फीमेल होगा इसके बारे में, ठीक। ये बात किसकी हो गई, क्रोमोसोम की कितने जोड़ी हमारे अंदर होते हैं। दूसरे नंबर पर बात की जाए तो लोकेशन, ये कहां पर होते हैं, तो ये होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। कहां होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक की बात करेंगे
तीसरे नंबर पर इनके बारे में अगर बात करते हैं, ये बने किससे होते हैं, तो ये बने होते हैं मेड अप ऑफ क्रोमोसोम। किसको कहते हैं, जब क्रोमोसोम खोला जाता है तो ये क्या होता है, डीएनए, क्वाइल्ड डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, ये किसके बारे में बात हो गई, क्रोमोसोम के बारे में बात हुई। अब देखिएगा क्रोमोसोम का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ इस तरीके से आपको क्रोमोसोम देखने को मिलता है। ऐसे बीच में क्या रहेगा, इस तरीके से आपको क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। ये जो आपको छोटी आर्म दिख रही है इसको बोलते हैं पी आर्म, ठीक, शॉर्ट आर्म। और ये जो बड़ी दिख रही है भुजा, इसको बोलते हैं क्यू आर्म, लॉन्ग आर्म होती है। और बीच में जो आपको दिख रहा है ये होता है सेंट्रोमियर। ये क्या होता है, ये होता है सेंट्रोमियर। ठीक है, ये क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है। क्रोमोसोम के बारे में हमने इतनी बात समझी। ठीक है, 23 पेयर यानी 46 होते हैं। ठीक, क्रोमोसोम हमारे अंदर इनसाइड द न्यूक्लियस मेड अप ऑफ द कॉइल्ड डीएनए एंड प्रोटीन। दो आपका जो है शॉर्ट आर्म होती है इसको पी आर्म बोलते हैं, और जो लॉन्ग आर्म होती है इसको क्यू आर्म बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्यू 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 इसका मतलब आप समझ गए कि जो लॉन्ग आर्म है वो डिलीट हो गई है, इसी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, तो अब क्या होता है, डाइजार जो सिंड्रोम होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 22 होता है उसका जो है लॉन्ग आर्म जो होता है उसमें डिलीटेशन हो जाता है। ठीक है, जो क्रोमोसोम नंबर 22 होता है उसके लॉन्ग आर्म में डिलीटेशन हो जाता है। ठीक, 22q11 यहां पर लिखा हुआ है, डाइजार सिंड्रोम। इसमें क्या हो जाए, इसमें अगर बात की जाए मेरे भाई, लक्षण क्या देखने को मिलते हैं, इसमें होता ये है पुअर डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, पुअर डेवलपमेंट ऑफ हार्ट इम्यून सिस्टम, ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा बात करें, इसके अलावा ये तो बात हो गई डाइजार सिंड्रोम की। इसके अलावा और सारे सिंड्रोम पूछे जा सकते हैं। अगर एक सिंड्रोम पूछा गया है तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनकी बात हम लोग कर लेते हैं। एक होता है क्राइडू-चैट सिंड्रोम। क्राइडू-चैट सिंड्रोम जो होता है, क्राइडू-चैट यहां पर लिखते हैं, ये जो क्राइडू-चैट सिंड्रोम होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो है डिलीटेशन हो जाता है क्रोमोसोम नंबर 5 का। ठीक है, इसके बाद में आता है एक विलियम सिंड्रोम। इस विलियम सिंड्रोम में कितने पर डिलीटेशन हो जाता है, इस विलियम सिंड्रोम पर मेरे भाई क्रोमोसोम 7, इसमें भी क्या होता है, क्रोमोसोम 7 पर डिलीटेशन हो जाता है। इसके अलावा एक और होता है वॉल्फ हॉर्स हॉर्न सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें भी मेरे भाई क्रोमोसोम 4 पर क्रोमोसोम 4 पर इसमें भी डिलीटेशन हो जाता है। सबकी बात करें तो यहां पर पी 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 सभी में क्या है, पी जो है आर्म डिलीट होती है, यानी 60 आर्म डिलीट होती है। ठीक है, लिखा हुआ है मोस्ट लीथल फॉर्म ऑफ मलेरिया। पीछे ही आपको बताया है कि जो मोस्ट लीथल है मलेरिया कॉज फॉर्म वो किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा होता है। इसमें जो है आपकी गैमेटोसाइट की जो स्टेज है आप जो है उसमें आप देखोगे तो किस तरीके की दिखती है, क्रिसेंट या बनाना शेप की। एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है,
बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, जब मलेरिया किसी को होता है तो उसमें क्या होता है, चिल्स एंड फीवर होता है, तो उसमें कौन सा टॉक्सिन रिलीज होता है आप बताइए। उसमें जो है हीमोजाइन, कौन सा, ये जो हीमोजाइन है ये टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल्स एंड फीवर, इसके लिए क्या होता है, ये मेरे भाई रिस्पॉन्सिबल होता है, पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन आपका नीट में बहुत बार आता है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक, आगे बढ़िए। मेबोमियन ग्लैंड इज ए सब टाइप ऑफ, ये आपका ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्लैंड से पूछा गया है कि ये किस कौन सी सब टाइप की ग्लैंड से बनी हुई है। ठीक, पहला है एपोक्राइन ग्लैंड, दूसरा है एंडोक्राइन, तीसरा है सबीसियस और चौथा है मिक्स ग्लैंड। ठीक, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन का मैंने पीछे ही आपको बताया है उदाहरण देकर कि इस क्वेश्चन का आंसर मान लीजिए नहीं आता है आपको, तो कैसे हम लोग इसका एलिमिनेशन मेथड से आंसर लगाएंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले देखो डी ऑप्शन क्या कह रहा है, मिक्स ग्लैंड। आप मिक्स ग्लैंड जानते हैं कौन सी होती है, पैनक्रियाज होती है। कौन होती है, पैनक्रियाज होती है। अगर इसके अलावा मिक्स ग्लैंड होती तो हम लोगों को ये बात पता होती। ठीक है, तो डी ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक, डी ऑप्शन कट गया। अब 3 ऑप्शन बचते हैं, यानी आपके क्वेश्चन सही होने के 75% चांस है। ठीक, फिर देखो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है एंडोक्राइन ग्लैंड और उसके ऊपर लिखा है एपोक्राइन ग्लैंड। ठीक, अब समझो, जो हमारी एपोक्राइन ग्लैंड होती है, एपोक्राइन ग्लैंड होती है, ये एक प्रकार की स्वीट ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड, स्वीट नहीं स्वेट ग्लैंड, मीठी नहीं यार भाई, पसीने वाली, एक टाइप की स्वेट ग्लैंड है। ठीक है, ये जो स्वेट ग्लैंड है जिनको बोलते हैं एपोक्राइन ग्लैंड, ये बेसिकली कहां पर पाई जाती हैं, ये आपके आर्मपिट जो हो गए, आर्मपिट, गोराइन एरिया और इसके अलावा जो निप्पल है। ठीक, यहां पर आपको ये देखने को मिलती है। ठीक है, तभी आपने देखा होगा जो यहां पर स्वेट ग्लैंड है यहां पर आपको एक अजीब सी स्मेल आती है। ठीक, इन एरिया में। ये बात हो गई किसकी, एपोक्राइन ग्लैंड की। देन बात आती है किसकी, ये आपकी है दूसरे नंबर पर इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक, इंडोक्राइन ग्लैंड में हमने आज तक सुना हुआ है जो हमारी जैसे पीनियन ग्लैंड हो गई, ठीक, थाइमस ग्लैंड हो गई, एड्रिनल ग्लैंड हो गई, ऐसे आपने जो है इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में सुना हुआ है। तो इसमें कहीं पर हमने जो है मेबिनम ग्लैंड के बारे में नहीं सुना हुआ है। ठीक, तो यहां से हम लोग कुछ हल्का फुल्का आइडिया लगाकर इतना बता सकते थे कि ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। बचता कौन है हमारे पास, सी ऑप्शन, और यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो मायोबियन ग्लैंड होती हैं ये जो है एक टाइप की सबीसियस ग्लैंड है। कैसी है, एक टाइप की सबीसियस ग्लैंड होती हैं। इनमें क्या मॉडिफिकेशन होता है, ये जो यहां पर लिखते हैं मायोबियन जो ग्लैंड हैं ये क्या होती हैं, कहां पर पाई जाती हैं, ये हमारी जो आईलिड होती हैं ऊपर और नीचे यहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, फाउंड अपर एंड लोअर आईलिड। ठीक, ये जो हमारी अपर और लोअर आईलिड होती है यहां पर पाई जाती हैं। ये करती क्या है, ये मेरे भाई मेनली हेल्प करती हैं, मदद करती हैं किसमें, जो हमारा आंसू होते हैं ना उसको इवोपरेट होने से बचाती हैं। ठीक, बहुत जल्दी ना आंसू निकले इसलिए। ठीक, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। दूसरी बात ये है ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं ऑयल के लिए, जैसे क्या हो लुब्रिकेंट रहे, आंखों में ड्राइनेस ना रहे, तो ये इन सभी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यानी कह दें कि ये जो है हेल्प करती हैं, हेल्प इन मेंटेन आई हेल्थ। ठीक, तो यहां से ये बात समझ गए
क्या हुआ, ये एक प्रकार की सेबेसियस ग्लैंड होती है। सी ऑप्शन इसका मेरे भाई क्या होगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई क्वेश्चन है अगला, ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन बिलोंग्स टू विच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। जो ग्लूटाथायोन है वो किससे बिलोंग करता है, कौन से मॉलिक्यूल से बिलोंग करता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, या फिर न्यूक्लिक एसिड है। तो इसके बारे में समझते हैं। और इसको जो है ग्लूटाथायोन जो है, बहुत लोग जो लोग जिम करते हैं उनको ये बात पता होगी, और इनसे जो है इस नेम से सप्लीमेंट भी आते हैं। ठीक है, ये जो ग्लूटाथायोन है ये एक प्रकार का क्या है, ट्राइपेप्टाइड है। अगर इतनी बात मैंने आपको लिख दी है ट्राइपेप्टाइड, तो तुरंत आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो है पेप्टाइड लिखा हुआ है यानी प्रोटीन से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, प्रोटीन से रिलेटेड है। ये बात आप समझ चुके होंगे। ट्राइपेप्टाइड है एक प्रकार का। ये जो ट्राइपेप्टाइड है इसमें 3 जो है आपके अमीनो एसिड आते हैं। कौन कौन से आते हैं, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड और ग्लाइसिन। ठीक है, ये 3 आते हैं और ये एक प्रकार किससे बिलोंग करता है, प्रोटीन से मेनली आपका ये बिलोंग करता है। इसका काम क्या होता है, इसका मेनली जो काम होता है वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन। क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, कुछ अमीनो एसिड को ये क्या कराता है, कुछ अमीनो एसिड को ये ट्रांसपोर्ट भी कराता है। उसके अलावा ये क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, ये जो हीमोग्लोबिन होता है उसको H2O2 से ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। ठीक है, उसको क्या करता है, H2O2 से ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। तो ये किसका काम है, ये ग्लूटाथायोन का काम है। ये मेरे भाई बिलोंग करता है किससे, प्रोटीन से। बी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा। क्वेश्चन है आपका, कैसीन इन मिल्क इज। जो हमारी मिल्क में एक प्रोटीन होती है, कैसीन प्रोटीन जिसको कहते हैं। ठीक है, इन मिल्क इज है, फास्फोप्रोटीन है, लाइपोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, या फिर ग्लोबुलर प्रोटीन है। जब हम लोग मेरे भाई क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे, तब हम लोग समझेंगे एक फास्फोप्रोटीन होती है, लाइपोप्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। इनके एग्जाम्पल को समझेंगे और चीजों को समझेंगे। बैच में हम लोग जो है बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका देखो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, फैट है, और उसके बाद में आपका जो है ये हो गई, और उसके बाद एलएफटी केएफटी है। एमपी ग्रुप 5 में इतना ही सिलेबस है। तो हमारा देखो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में एक टाइप की होती है ग्लोबुलर प्रोटीन। कैसी, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, नाम से ही पता चल रहा है इनका जो शेप होगा वो ग्लोबुलर या फिर ओवल शेप की दिखती है। ठीक, जैसे कौन कौन एग्जाम्पल की बात करोगे, आपकी ग्लोबुलिन हो गई, एल्बुमिन हो गई, हिस्टोन हो गई, ये एक प्रकार की ग्लोबुलर प्रोटीन है। फिर बात आती है किसकी, ग्लाइकोप्रोटीन की। किसकी, ग्लाइकोप्रोटीन की। जो हमारी ग्लाइकोप्रोटीन होती है ये हमारी किस में प्रेजेंट होती है, स्लाइवा में प्रेजेंट होती है, कहते हैं म्यूसिन। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या है, म्यूसिन हमारी स्लाइवा में होता है। अब देखिए, अब क्या बचता है, अब आपके सामने आती है लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन मेरे भाई क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा होगा, लाइपोप्रोटीन तोड़ोगे यानी लिपिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होगा। लिपिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है, इनको बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। इनको क्या कहते हैं, लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। अब बचती है हमारी फास्फोप्रोटीन। फास्फोप्रोटीन में आती है जैसे हमारी कैसीन हो गई। ठीक, किस में पाई जाती है, मिल्क में पाई जाती है।
ऐसे हमारी होती है विटलाइन, ये किस में पाई जाती है? एग का जो याक होता है उसमें पाई जाती है। ठीक है, ये बात हो गई। तो एक प्रकार की जो कैसीन है, जो मिल्क में प्रोटीन पाई जाती है, ये एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की फास्फोप्रोटीन है। ए ऑप्शन इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, यूरिन कॉपर एंड सेलुलोप्लाज्मिन टेस्ट इज डन फॉर, किसके लिए करते हैं? यूरिन में कॉपर और सेलुलोप्लाज्मिन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? कई बार हमने इस चीज को बताया है आपको। ए ऑप्शन दिया गया है विल्सन, दूसरा है सिकल सेल एनीमिया, तीसरा है हीमोक्रोमेटेसिस और थैलेसीमिया। देखो, हमने कॉपर के लिए, कॉपर एक्यूमुलेशन में हमारी बॉडी में जब इरेगुलरिटी हो जाती है तो हमने आपको एक डिजीज के बारे में बताया था जिसका नाम था विल्सन डिजीज। क्या था? विल्सन डिजीज, जिसका नाम बताया था मैंने। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में कॉपर एक्यूमुलेट होने लगता है, ठीक, बहुत ही अधिक मात्रा में। जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, इन ऑर्गन में क्या होने लगता है? एक्यूमुलेट होने लगता है। तो इसको बोलते हैं विल्सन डिजीज, या फिर इसको कहते हैं, इसको एक और नाम देते हैं हिपैटो लेंटिकुलर डीजनरेशन। और अगर इतना आपको पता था कि विल्सन डिजीज में क्या होता है, हमारी बॉडी में कॉपर एक्यूमुलेट होने लगता है, तो इतने से ही आप यूरिन कॉपर जितना लिखा था, आप इतने से ही बता सकते थे कि इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, जो हमारी सेलुलोप्लाज्मिन होता है, ये क्या होता है? ये मेटेलोप्रोटीन है। ठीक, क्या है? मेटेलोप्रोटीन। ये हमारा जो सेलुलोप्लाज्मिन है, ये हमारा कितना होना चाहिए? इसका नॉर्मल रेंज कितना है? ये होना चाहिए 25 से 50 mg पर dl। ठीक, कितना होना चाहिए? 25 से 50 mg पर dl होना चाहिए। तो यहां से इतनी बात मैंने आपको बता दी कि विल्सन डिजीज में क्या होता है, कॉपर हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है, हिपैटोलेंटिकुलर डीजनरेशन बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए क्या हो, सेलुलोप्लाज्मिन हमारी बॉडी में ना हो, ठीक है, ये इसका जो है बनना कम हो जाए। ठीक, इसके अलावा क्या हो जाए कि जो कॉपर है, कॉपर हमारा बाइंड ही ना करे इसके साथ में, तो ये अगर दिक्कत हो जाए, फेल कर जाए, तो ये क्या है, हमारी बॉडी में कॉपर एक्यूमुलेट होने लगेगा। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? टेस्ट ये परफॉर्म करते हैं विल्सन डिजीज में। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, लायोफिलाइजेशन, क्या लिखा हुआ है? लायोफिलाइजेशन इज आल्सो नोन एज, ठीक, आल्सो नोन एज, और किस नाम से जाना जाता है? पास्चुराइजेशन, स्प्रे, फ्रीजिंग, ड्राइंग और स्टरलाइजेशन। देखो, जो हमारा पास्चुराइजेशन है, इसको किसने दिया था? इसको मेरे भाई दिया था लुईस पास्चर ने। ठीक है, इसको किसने दिया था? इसको लुईस पास्चर ने दिया था। ठीक, किसमें बताया था? जैसे मिल्क हो गया, जूस हो गया, इन सभी के लिए पास्चुराइजेशन टेक्निक का प्रयोग करते हैं। फिर बात आती है स्टरलाइजेशन की। ठीक है, स्टरलाइजेशन क्या होता है? स्टरलाइजेशन में हम मेरे भाई ये करते हैं, जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक, उनको जो है सभी को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक, ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मोस्ट रेजिस्टेंस टू स्टरलाइजेशन कौन होते हैं? क्या पूछा जा रहा है? मोस्ट रेजिस्टेंस टू स्टरलाइजेशन, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप मेरे भाई बताएंगे कौन होते हैं? प्रियॉन्स होते हैं। कौन होता है? प्रियॉन्स होते हैं मोस्ट रेजिस्टेंस स्टरलाइजेशन के प्रति। फिर बात आती है लायोफिलाइजेशन। लायोफिलाइजेशन में मेरे भाई क्या होता है?
लायोफिलाइजेशन में होता है ड्राइंग इन कोल्ड एंड वैक्यूम। ठीक है, ड्राइंग इन कोल्ड एंड वैक्यूम, इसीलिए इसको मेरे भाई क्या बोलते हैं, फ्रीज ड्राइंग बोलते हैं। ठीक, इसको और किस नाम से जानते हैं, फ्रीज ड्राइंग के भी नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है ओमेगा 9, जो ओमेगा 9 है वो बिलोंग करता है विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये भी आपका बायोकेमिस्ट्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओमेगा 9 किससे बिलोंग करता है, किस टाइप के मॉलिक्यूल से बिलोंग करता है, फैट से बिलोंग करता है, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, या फिर एंजाइम से। ठीक, जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फैट पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे फैट जो है हमारा दो तरीके से डिवाइड करते हैं, तीन तरीके से होता है, दो तरीके मेनली हम लोग समझते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एक होते हैं सैचुरेटेड। ठीक है, तो जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, इनके एग्जाम्पल की बात करी जाए, इसी में आता है ओमेगा 9 आपका। कौन आता है, ओमेगा 9 आता है, और जिसको बोलते हैं ओलिक एसिड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओलिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंतर्गत आता है पामिटोलिक एसिड। ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात की जाए तो इसमें आता है लिनोलिक एसिड। मेरे भाई ये कुछ मैं आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ा रहा हूं, ऐसा मत समझिएगा कि ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपके इन द सिलेबस है, आपके जो है बेसिक जिसको कहते हैं, एकदम बेसिक थ्योरी है आपकी ये। ठीक, जनरली आपको ये देखने को नहीं मिलता होगा, क्योंकि ये ऐसे वर्ड हैं, ऐसी चीजें हैं, आपको बोरियत लगेगी, लेकिन एग्जाम में आप देखोगे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक, आप ये समझे कि जिसमें आपको बोरियत लग रही है वो मैं पढ़ाना छोड़ दूं, या मैं उसको आपको समझाऊं ना, बताऊं ना, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये पेपर है, एग्जाम है। ठीक, यहाँ पर बोरियत का कोई लेना ही देना नहीं है, क्वेश्चन आ जाएगा, हम ये नहीं कहेंगे ये टॉपिक बोरियत था छोड़ दिया या पढ़ा नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आपके सिलेबस में है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वही चीजें हैं यहाँ पर, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई वो नहीं है। चाहे आप जो है बोरियत ना फील करते हुए इस चीज को पढ़ें, और चाहे आप बोरियत फील करते हुए पढ़ें, पढ़ना तो पड़ेगा। कि जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें आता है ओलिक एसिड और पामिटोलिक एसिड। आपका जो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसका एग्जांपल है लिनोनिक एसिड। ठीक, इसमें आता है अरेक्डोनिक एसिड, वो भी आता है। तो जो ओमेगा 9 है वो इसको कहते हैं ओलिक एसिड, ये एक प्रकार का क्या है, ये बिलोंग करता है किससे, फैट से। ए ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है मेरे भाई, तभी मैं आपसे कह रहा हूं ये आपका एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आएगा। फैट जब आप उठाओगे, ठीक, फैट जब पढ़ोगे, जैसे ही फैट जब पहले नंबर पे आप पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन जैसे आएगा उसमें ही आपका मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, उनके एग्जाम्पल दिए रहेंगे। मैं और ज्यादा नीचे नहीं जा रहा हूं, किसी भी बुक में जाओगे पहले ही पेज पे ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, और ये आपके टॉपिक में है। ठीक है, आगे बढ़ता है। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HPCL। पीछे ही मैंने आपको बताया है कि HPCL का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन देखो, पहले लिखा है हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। बहुत सारा बच्चा इसको देख कर ए आंसर मार के चला आएगा, कहेगा मेरा तो सही हो गया। जब आप आ जाते हैं उसके बाद में मैच करते कहते हैं अरे भाई ये तो गलत हो गया, सब गलत होते जा रहे हैं। पहले HPCL को पहले बोला जाता था हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, लेकिन अब जो है ये नहीं है। अब इसका फुल फॉर्म क्या हुआ है, अब इसका फुल फॉर्म है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्या है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट है। पहले तो ये बताओ जो क्रोमेटोग्राफी है इसकी खोज किसने की, क्रोमेटोग्राफी की खोज की थी मिखाइल टीस्वेट ने। मिखाइल टीस्वेट ने।
मिखाइल टीस्वर्ट ने इसकी क्या की थी, खोज की थी क्रोमेटोग्राफी की। मेरे भाई एक बात और बताइए, जो क्रोमेटोग्राफी है उसका प्रिंसिपल क्या है? ये जो क्रोमेटोग्राफी है ये किसके प्रिंसिपल पर बेस है? तो इसका जो प्रिंसिपल है ये इस पर बेस है क्रोमेटोग्राफी, ये मेरे भाई बेस है एडजॉर्प्शन पर, पार्टीशन पर, आयन एक्सचेंज पर। एडजॉर्प्शन, आयन एक्सचेंज, एफिनिटी, ठीक, ये इन पर बेस्ड है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए जो ये क्रोमेटोग्राफी है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो मेरे भाई इसका प्रयोग किया जाता है जो एक टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड होते हैं, उनमें से जो है मिक्सचर में से सेपरेशन किया जाता है। तो क्या बोला, इसका यूज कहाँ करेंगे? सेपरेशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड फ्रॉम अ मिक्सचर। एक मिक्सचर में से जो क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड हैं, ठीक है, फ्रॉम अ मिक्सचर, उनका सेपरेशन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अमीनो एसिड हो गए, ठीक, जैसे क्या हो गया, अमीनो एसिड हो गया, आपका जो है पेप्टाइड हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, ये सारी चीजें, ठीक। तो यहां से आप समझ गए कि क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है, क्रोमेटोग्राफी की किसके लिए प्रयोग करते हैं, क्रोमेटोग्राफी की खोज किसने की थी? क्रोमेटोग्राफी की खोज की थी मिखाइल टीस्वर्ट ने, ठीक है। क्वेश्चन है आपका ट्रिपल शुगर, क्या है? ट्रिपल शुगर आयरन अगार कंटेंस। जो ट्रिपल शुगर आयरन अगार है उसमें क्या होता है? ग्लूकोज होता है, लैक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, या फिर माल्टोज होता है, ठीक। क्या क्या होता है, ठीक है, कंटेंस। अच्छा, एक चीज गलत हो गई है यहां पर क्वेश्चन में, एक्सेप्ट लिख लीजिएगा, ठीक, ठीक है। क्या होता है, किन कौन कौन चीजें होती हैं और कौन नहीं होती हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिएगा, जो ट्रिपल शुगर आयरन अगार है इसका प्रयोग करते हैं किसके लिए? इसका प्रयोग करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। किसके लिए प्रयोग करते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। एक बात हो गई यहां से, इसको ध्यान रखिए। दूसरी बात ये हो गई, इसमें क्या क्या होता है? इसमें ग्लूकोज होता है, लैक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, ठीक, ये तीनों चीजें होती हैं। और इसमें माल्टोज नहीं होता है, जो नहीं होता है वही आपसे क्या हुआ था, पूछा गया था, ठीक है, ये पूछा गया था। इसके अलावा लिखा हुआ है इसमें क्या होता है, आयरन साल्ट भी ऐड होते हैं, ठीक है, आयरन क्या होता है, साल्ट भी इसमें होता है, या कहें आयरन साल्ट, फेरिक साल्ट, ठीक है, क्या बोले, फेरिक साल्ट भी इसमें होता है। ये जो फेरिक साल्ट ऐड किया जाता है इस ये क्या करता है, ये मेरे भाई इंडिकेटर होता है प्रोडक्शन ऑफ H2S, इंडिकेटर ऑफ H2S प्रोडक्शन, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज पूछी जाती है, जो ग्लूकोज, लैक्टोज और सुक्रोज है उसका जो है अनुपात क्या होता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, ग्लूकोज इंटू लैक्टोज, ग्लूकोज रेशियो लैक्टोज और आपका सुक्रोज, ठीक, रेशियो सुक्रोज, इनका जो मेरे भाई अनुपात होता है ये होता है 1:10:10। देखो क्वेश्चन में कुछ भी उलटफेर कर सकता है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में लिख दे लैक्टोज, ग्लूकोज और सुक्रोज अनुपात बताइए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है
ग्लूकोज जो होता है उसका रेशियो 1 होता है और लैक्टोज और सुक्रोज का रेशियो कितना होता है, 10 होता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखना, चाहे इनकी पोजीशन कहीं पर कर दे, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक और चीज प्रयोग की जाती है इसमें जो है फिनॉल रेड का भी प्रयोग करते हैं, और ये किसके लिए होता है, यूज एज इंडिकेटर। ठीक, ये किसके लिए होता है, ये किस काम आता है, एज ए इंडिकेटर। ठीक, तो ये किसके बारे में सारी की सारी बात हो गई, ये ट्रिपल शुगर आयरन अगार के बारे में बात हो गई। इसका प्रयोग ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के लिए करते हैं। इसमें ग्लूकोज, लैक्टोज और सुक्रोज होता है। इनका रेशियो 1:10:10 होता है। ग्लूकोज का 1 पार्ट होता है, लैक्टोज 10 और सुक्रोज 10 होता है। इसमें फेरिक साल्ट भी ऐड किया जाता है जो हमारा H2S प्रोडक्शन का इंडिकेटर होता है। फिनॉल रेड भी यूज करते हैं जो एज ए इंडिकेटर यहां पर प्रयोग होता है। तो यहां से मेरे भाई एक्सेप्ट पूछा गया था, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, माल्टोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिसइंफेक्टेंट और स्टरलाइजिंग एजेंट इज। देखो ये क्वेश्चन जो है ये हमारा जो है इससे पहले जो माइक्रो की मैंने क्लास ली थी मैराथन, जिसमें जो है 160 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। 160 क्वेश्चन डिस्कस किए थे मेरे भाई। क्या होता है, जल्दी जल्दी में कुछ चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है गलत लग गया था। तो यहां पर देखते हैं इस चीज को और डिटेल में समझते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर हमसे पूछा है रेजिस्टेंस का ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिसइंफेक्टेंट या स्टरलाइजिंग एजेंट। ठीक, ये कह रहे हैं कि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए स्टरलाइजिंग एजेंट के प्रति। ठीक है, कौन कितना मोस्ट रेजिस्टेंस है, जो मोस्ट रेजिस्टेंस है वो सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, ऐसे रखना है। यानी मोस्ट रेजिस्टेंस सबसे पहले आएगा। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको एक बात बताई थी, ये बोला था कि मोस्ट रेजिस्टेंस टू स्टरलाइजेशन कौन है, मोस्ट रेजिस्टेंस टू स्टरलाइजेशन प्रियॉन्स है। तो यहां पर सबसे पहले जहां प्रियॉन्स दिख रहा होगा वही सही होगा। लिखा है बैक्टीरियल स्पोर, गलत है, ये नहीं होगा। लिखा है प्रियॉन्स, ये हो सकता है। फिर लिखा है प्रियॉन्स, ये भी हो सकता है। लिखा है बैक्टीरियल स्पोर, ये नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं मेरे भाई कितने, 2। कितने बच रहे हैं, 2 ऑप्शन बच रहे हैं, बी और सी। इनमें से क्या होगे, बी और सी में से क्या होगा। फिर चलते हैं आगे, लिखा है बैक्टीरियल स्पोर, बैक्टीरियल स्पोर। हाँ भाई, प्रियॉन्स के बाद में बैक्टीरियल स्पोर आते हैं। ठीक, बैक्टीरियल स्पोर के बाद में लिखा है नॉन इन्वेलप्ड वायरस, और फिर लिखा है इन्वेलप्ड वायरस। अब हमें यह देखना है कि बैक्टीरियल स्पोर के बाद में नॉन इन्वेलप्ड वायरस आएगा या फिर इन्वेलप्ड वायरस आएगा। ठीक है, देखिए 2 प्रकार के वायरस आते हैं, होते हैं, एक तो होते हैं नॉन इन्वेलप्ड और दूसरे होते हैं इन्वेलप्ड। जो हमारे इन्वेलप्ड वायरस होते हैं उन पर क्या होता है, बाहर की ओर लिपिड की 2 लेयर होती है, लिपिड बाई लेयर। ठीक है, ठीक, बाहर क्या होती है, लिपिड की उन पर लेयर होती है इन्वेलप्ड वाले में। ठीक, यानी लिफाफा उनके बाहर होता है। ठीक है, लिपिड की इनके बाहर लेयर पाई जाती है। नॉन इन्वेलप्ड में कोई भी एक्स्ट्रा लेयर नहीं होती है बाहर। इनमें क्या होता है, जो इनका कवर होता है वो किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है, और जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कैप्सिड। ठीक है, वही होता है इनके पास में। इनके पास में एक्स्ट्रा कोई लेयर नहीं होती है। अब देखो नॉन इन्वेलप्ड वायरस की बात करें तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, पोलियो वायरस हो गया, ठीक है, एडिनो वायरस हो गया, ये हो गए नॉन इन्वेलप्ड वायरस। इन्वेलप्ड वायरस की बात करोगे तो इसमें आता है इन्फ्लुएंजा, ठीक, HIV, ये क्या है, ये इन्वेलप्ड वायरस है। अब देखो 2 चीज बताई, लिपिड बाइलेयर, और हमने बताया इसके बाहर में बाहर कोई एक्स्ट्रा लेयर नहीं होती, वही खुद की जो है इसके प्रोटीन की लेयर होती है, कैप्सिड होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इनमें बाहर जो है लिपिड की लेयर होती है। लिपिड इजिली डाइजेस्टेबल होती है, वो पच जाती है। ठीक है, और जो नॉन इन्वेलप्ड होते हैं, नॉन इन्वेलप्ड होते हैं, इनमें क्या होती है, जो बाहर की कवरिंग होती है वो प्रोटीन होती है। कैप्सिड जो होता है वो इतनी जल्दी टूटता नहीं है।
तो रेजिस्टेंस जो मोस्ट रेजिस्टेंस है स्टेलाइजेशन के प्रति वो होते हैं नॉन इन्वेलप्ड। कौन होते हैं? नॉन इन्वेलप्ड होते हैं, और उसके बाद में आते हैं इन्वेलप्ड। ठीक है, तो यहां से बी ऑप्शन राइट होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, देखो ऐसे और समझते हैं इसको, जनरल भाषा में इसको समझते हैं ताकि ये कभी आप भूले नहीं। ठीक है, मैंने बताया मोस्ट रेजिस्टेंस टू स्टेलाइजेशन पिरियंस बोलेंगे, फिर उसके बाद में हमारे स्पोर आते हैं। ठीक, तो पिरियंस और बैक्टीरियल स्पोर आपको याद आ गया। फिर उसके बाद में अब इन्वेलप्ड वायरस आएंगे कि नॉन इन्वेलप्ड वायरस आएंगे, इसको याद रखने के लिए आप एक चीज ध्यान रखना। जैसे आपने देखा है कोई मजदूर का बच्चा है, ठीक, गरीब का बच्चा है, आपने इसको ऐसी ठंडी में देखा होगा, सिर्फ और सिर्फ वो बनियान पहने होगा और मिट्टी धूल में बाहर खुले में आसमान के नीचे खेल रहा होगा। ना उसको खांसी होगी, ना सर्दी होगी, ना जुकाम होगा, ना बुखार होगा। यानी वो क्या है, वो इस चीज के प्रति रेजिस्टेंस हो गया है। सर्दी, क्योंकि उसके पास में जब से पैदा हुआ भाई उसके पास में कपड़ा एक ही है, दो ही है। ठीक, फिर भी आपने देखा होगा जिनके पास में सब कुछ है, समृद्ध है, ठीक, बढ़िया अच्छा टोपा भी लगाए हैं, कैप भी लगाए हैं, जूते भी पहने हैं, ग्लव्स भी पहने हैं, सब कुछ पहने हैं, फिर भी नाक बहाते हुए घूम रहे हैं। ठीक है, और एक जो बच्चा ऐसा है, ना इसके पास जूते हैं, ना इसके पास में ग्लव्स है, ना इसके पास में कपड़े हैं, ना इसके पास में टोपी है, फिर भी ये जो है आराम से सरवाइव कर रहा है। ना इसको सर्दी हो रही, ना जुकाम हो रहा, ना बुखार हो रहा, ना खांसी हो रही। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है, ये इसके प्रति क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, इसके पास में क्या है, इन्वेलप नहीं है, और इसके पास में इन्वेलप है। ठीक, तो ये इन्वेलप्ड है, ये नॉन इन्वेलप्ड है। तो मोस्ट रेजिस्टेंस कौन हुआ? नॉन इन्वेलप्ड। भगवान ने इसके अंदर क्षमता दे दी और ज्यादा, ठीक है, सरवाइव करने की। तो यहां से मेरे भाई बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नॉन इन्वेलप्ड वायरस जो है मोस्ट रेजिस्टेंस होंगे किसके प्रति? इन्वेलप्ड के, मतलब इन्वेलप्ड से। ठीक है, स्टेलाइजेशन के प्रति नॉन इन्वेलप्ड जो वायरस होंगे वो अधिक रेजिस्टेंस होंगे। ठीक है, यहां से इसका क्या होगा, बी ऑप्शन मेरे भाई राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतने सारे क्वेश्चन थे। कैसे आपको क्वेश्चन लगे, कैसा आपको एक्सप्लेनेशन लगा, कमेंट बॉक्स में मेरे भाई कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आपके लिए क्लासेस डेली लाएं तो एक मोटिवेशन होना चाहिए, जैसे आपके लिए है कि आपको डेली क्लासेस मिले, मुझे भी यही है कि आप लोग भर भर के कमेंट करें, प्यार दें, तो हमें भी ये मोटिवेट रहें कि भाई अब आपकी कल भी क्लास लानी है। ऐसे ही शानदार तरीके से आपको मेरे भाई यहाँ पर क्लासेस मैं करवाऊंगा। ठीक है, और अगर मेरे भाई आप जो है थ्योरी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं अदर एग्जाम के लिए, या आपके पास अभी टाइम है, बढ़िया तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं, तो लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में और क्वालिटी कंटेंट मेरे भाई यहाँ पर आपको मिलेगा। हम आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसी बैच में देंगे। नोट्स आप डाउनलोड कर पाओगे, प्रिंट कर पाओगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है यहाँ पर, और ये आपका भाई दे सकता है, मनीष भाई पटेल। अगर आपको कोई दिक्कत आती है इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर लेना। ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, एजुकेशन मसाला ऐप, वहां पर ये बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको ऐप दिख रहा होगा, 1 लाख से अधिक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, इस क्लास की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाना, ज्वाइन कर लेना। आपको यहाँ पर क्लास के बाद में देख सकते हो, ऐसे पीडीएफ आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फैक्ट वाला मनीष नाम से आईडी मिल जाएगी। 1,10,000 से भी अधिक स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पर भी जुड़े हुए हैं, जहां पर हम आपको फ्रिक्वेंटली डेली कोई वैकेंसी हो गया शॉर्ट फॉर्मेट में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना मेरे भाई, और क्लास कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद।